हालात कैसे भी हों, फाइनेंशियली कोई भी चीज़ हमारे सक्सेस में आड़े नहीं आ सकती। हमें कहीं से कोई भी छोटी या बड़ी मोरल सपोर्ट मिल रही है, बहुत है। लेकिन सबसे पहले ये कि हमें अपने आप के साथ कमिटमेंट करना है कि आया ये चीज़ हमें करनी है या नहीं, हमें आगे बढ़ना है या नहीं, हमें किसी और के लिए रोल मॉडल बनना है या नहीं, या हमें छोटी छोटी चीज़ें जो हैं डिस्करेज करें और वो हम फिर अपनी लाइफ को तर्क करके बैठ जाएं, यानी अपने हौसले पस्त कर दें, अपने एम, अपने ख्वाब, सब चीज़ों को फेंक दें किसी और के लिए, क्योंकि उसको पसंद नहीं है। पसंद ना पसंद होना बाद में सबको, हमारी सक्सेस देखकर सबको पसंद आ जाता है। कभी कभी किसान का बेटा सीएसएस कर लेता है तो किसी को याद नहीं रहता कि ये किसान का बेटा है, ये याद रहता है कि सीएसएस ऑफिसर का बाप है। तो हम अपने हालात को देखें, माशरे को देखें और अपने इर्द गिर्द पसमानदा लोगों की, पसमानदा औलाद को देखेंगे वो कैसे सक्सेसफुल बन जाते हैं, तो उनकी बनिस्बत हमारे लिए तो कोई ऐसा इशू नहीं होना चाहिए कि हम आगे ना बढ़ सकें। तो मेरा ख्याल यही है कि आगे बढ़ें और अपने हौसलों को, अपने आप को पहले अपने आप से पक्की कमिटमेंट करें कि हमें माशरे के बेहतरीन फ़र्द बनना है। किसी ने कहा है कि 40 साल तक अगर आप फ्लॉप लाइफ गुजारते हो, स्ट्रगल नहीं करते, सोकर गुजारते हैं, आप एजुकेशन हासिल नहीं करते, आप टाइम की कदर नहीं करते, तो आप 40 साल के बाद वो नाअहल इंसानों में से होंगे जिनको उनकी औलाद मलामत करती है कि वो कुछ भी नहीं कर सके, ना उनके लिए ना माशरे के लिए। तो काइंडली अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, खूबसूरती हमारी शख्सियत ये बग़ैर इल्म के, बग़ैर स्ट्रगल के बेमाना है। तो हमें खुद भी कुछ बनना है और हमारे साथ आने वाली नस्लों को भी हमें कुछ बनाकर ही इस दुनिया से जाना पड़ेगा। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। आई एम डॉक्टर जबीन भुट्टो, असिस्टेंट प्रोफेसर in Islamic culture at Sindh University. I am also in charge of arts faculty building. यहाँ पर मुझे आए हुए यानी सिर्फ 5 साल हुए हैं, मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की है। इससे पहले मैंने 16 साल कॉलेज साइड पे पढ़ाया है। मैं भुट्टो फैमिली से बिलोंग करती हूँ और डिस्ट्रिक्ट लाड़काना ये मेरे शहर का नाम है। मेरी पैदाइश भी वहीं की है और मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि मैं पहली अपनी फैमिली में, भुट्टो फैमिली में पहली लेडी हूँ जिसने पीएचडी की डिग्री हासिल की। टर्निंग पॉइंट के हवाले से मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए जब डिसीशंस लेता है और वो रॉन्ग हो या राइट हो, हक में हो या हक तलफी के लिए हो, हमेशा टर्निंग पॉइंट का सबब बन जाता है। कुछ इसी तरह मेरे साथ भी हुआ। मैं अपने बारे में इतना कह सकती हूँ कि मुझे इल्म हासिल करने का शौक़ है। इस जुस्तजू में मैं मुसलसल, जैसे ये मेरा मिशन भी है और इंसानों की भलाई करना, ये कंटिन्यूसली मैंने इसको अपना मिशन बना के इस काम को आगे बढ़ाया है। मेरा तारुफ इतना ही है कि मैं एक टीचर हूँ, लेकिन उसके साथ साथ हालात ने मुझे सोशल वर्कर भी बना दिया। मेरा अपना, मैं इस बात को मानती हूँ कि समाजी लड़ाई लड़नी है इंसान को, समाज के लिए, बेहतर समाज बनाने के लिए लड़ना है, लिखना है, बोलना है। अगर आप लड़ नहीं सकते, बोल सकते हैं, बोल नहीं सकते तो आप लिख सकते हैं, लिख भी नहीं सकते तो आप मदद करें। आप मदद करें उन लोगों की जो ये काम कर रहे हैं, उनका हौसला बने। अगर हौसला भी नहीं बन सकते तो हम एक बेकार लाइफ गुजार रहे हैं, यानी हमारे हिस्से का जो काम कर रहे हैं उनकी मदद में हम शामिल नहीं हो पा रहे।
मेरी लाइफ हिस्ट्री शायद दूसरों की लाइफ हिस्ट्री से बहुत मुख्तलिफ रही। मैं जिस माशरे में और जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, वहाँ पर बेटों को बनिस्बत बेटियों के ज़्यादा फोकस किया जाता है, उनको इम्पोर्टेंस दी जाती है, लेकिन बेटियों को इतना ख़ास ना उनकी पढ़ाई के बारे में सोचा जाता है, बल्कि पैदा होना भी उनके लिए मायूब समझा जाता है कि बेटी पैदा हो गई तो इसका मतलब है कि पेरेंट्स का और फैमिली का जो है फ्यूचर वो अंधेरे में चला गया, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शायद मैंने अपनी लाइफ से ये साबित करके दिखाया कि ऐसा नहीं है। बेटियां बेटों से ज़्यादा काम आ सकती हैं, बल्कि उनसे ज़्यादा कामयाब लाइफ गुजारती हैं और पेरेंट्स के और अपने बहन भाइयों के और दूसरे लोगों के भी काम आ सकती हैं। तो शुरू से मैं आपको थोड़ा बताना चाहती हूँ कि मेरा बचपन किस तरह से गुज़रा। मैं जब छोटी थी तो मुझे याद है 7th क्लास तक पढ़ाई में पीछे रहने वाले बच्चे, यानी मुझे मार्क्स से रैंक लेने से कोई भी गर्ज नहीं था। मैं तो सिर्फ स्कूल ज्वाइन करके बैठी थी, लेकिन ब्लैक बोर्ड पर जो वर्ड लिखे जाते थे, जो टीचर लिखती थी, वो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे लिए वो तैर रहे हैं। लेकिन मैं अपनी उन ख्यालों में, उन ऑब्जर्वेशंस में पूरी होती थी जो मैं सोचती थी। जिन हालात से, सरकमस्टांसेस से मैं गुज़र रही होती थी, मैं उससे बाहर नहीं आ पाती थी। लेकिन 8th क्लास में एक अच्छी दोस्त की वजह से, जिसने मुझे ये समझे कि वो पहली सीढ़ी थी, पहली मेरी बहुत प्यारी दोस्त थी, जिसने चाहा कि मैं उसके साथ चलूं, उसके साथ टाइम स्पेंड करूं, लेकिन उस पर शर्त यह है कि मैं पढ़ाई शुरू करूं। मैंने सही माना में पढ़ना शुरू किया तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छी स्टूडेंट होकर सामने आई, सिर्फ इस चाह में कि ये मेरी बहुत पुरखुलूस दोस्त है। लेकिन मैट्रिक साइंस करने के बाद घरेलू हालात ये थे कि मेरे स्टेप ब्रदर एंड सिस्टर्स भी थी, और मेरी जो सिस्टर मेरे साथ पढ़ती थी, स्टेप सिस्टर, मेरे बाबा ने उसके फेल होने का ये रिएक्शन दिखाया मुझे कि मैंने अच्छे मार्क्स से मैट्रिक पास की और मुझे एडमिशन ना लेने के लिए कहा गया। यानी इस साल मैं एडमिशन ना लूं और अगले साल मैं आर्ट्स में एडमिशन लूं, साइंस नहीं पढ़ूंगी। ज़ाहिर है बाद में मुझे साइंस में एडमिशन भी नहीं मिलता, फ्रेश पे चाचा था। इस पर मेरी अम्मी ने बहुत ज़्यादा क्राई किया, लेकिन उसकी कोई भी नहीं सुनी गई। हम 7 बहनें हैं तो वैसे भी थोड़ा सा ऐसे ही रहा माहौल कि जिसमें हर बात पे हमें भाइयों से पीछे रखा गया। हर बात में, फैमिली मैटर्स में हमारी कोई ऐसी ख़ास राय नहीं होती थी जिसको आगे बढ़ाया जाए या देखा जाए कि बच्चे क्या चाहते हैं या उनकी माँ क्या चाहती है। इन तमाम हालात से गुज़रते हुए मेरी मदर ने, जो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट यही है कि मेरी मदर ने उस वक्त मेरी फ़ीस जो है वो मेरे बाबा ऑफिसर होने के बावजूद वो पे नहीं कर रहे थे, और मेरी मदर ने किसी से 500 रुपये उधार लेकर मेरी फ़ीस भरी थी फर्स्ट ईयर साइंस की। यहाँ पर मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात थे। मुश्किल हालात कैसे कि मुझे ना सिर्फ बुक्स चाहिए थी, नोट्स चाहिए थी, ट्यूशन चाहिए थी, ड्रेस चाहिए थे, मेरे पास किसी भी किस्म की स्टेशनरी भी नहीं थी कि मैं अपनी तालीम को कंटिन्यू करती। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को इस बात पर आमादा किया कि बग़ैर किसी भी सोर्स के स्टेशनरी, बुक्स, ड्रेस मुझे आगे पढ़ना है। मैंने अपनी मदर के साथ इस बात पर एग्री हुई कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। अभी बाबा के इस डिसीजन के बाद मुझे लगने लगा कि मेरे साथ मेरी हक तलफी हो रही है, मेरे साथ सही नहीं किया जा रहा। यहाँ से मैंने
और ज़्यादा सही तरीके से पढ़ना शुरू किया। मैं चीटिंग पर बिलीव नहीं करती थी। मैंने चीटिंग थ्रू आउट अपनी लाइफ में कभी भी नहीं की। यहाँ मैंने पढ़कर और अपनी पॉकेट मनी से जो बुक्स ले सकती थी, जो फ़ोटो स्टेट करवा सकती थी, मैंने कंटिन्यूसली पढ़ना शुरू किया। ये साल मेरे लिए लाइफ में सबसे टफ साल था। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो मुझे याद है मेरे बाबा वो न्यूज़पेपर रिज़ल्ट का अपने हाथ में रख के बैठे हुए थे और उन्हें पता था कि ये फ़ेल हो जाएगी और मैं इसे याद दिलाऊंगा कि जब इनने सही नहीं किया। लेकिन अल्लाह के करम से और उसके फजल से मेरी मेहनत रायगा नहीं गई। जब रिज़ल्ट में देखा गया तो मैं बड़े अच्छे मार्क्स लेकर पास हुई थी। इस पर मेरे बाबा ने शायद मुझे कहा नहीं, लेकिन मुझे लगा कि फर्स्ट मेरे बाबा ने रियलाइज़ किया कि उन्होंने मेरे साथ सही नहीं किया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे इंटर की फ़ीस दी, मुझे ट्यूशन के लिए बताया कि कहाँ जाना है, और मेरी सही माना में जो मेरी तालीम थी उसका सिलसिला चल पड़ा था। अभी मैं टेंशन लेस भी थी और फुल अपना फोकस जो है मेरा तालीम की तरफ था। इसके बाद मैंने इंटर साइंस करने के बाद, क्योंकि चीटिंग भी नहीं की थी, कोई सोर्स भी नहीं, और शायद हालात ऐसे थे कि पहला साल बड़ी मुश्किल से निकाला था, तो मैं डॉक्टरी में तो मेरा एडमिशन नहीं हुआ था। मैंने बीएससी में एडमिशन लिया। बीएससी में एडमिशन के बाद फर्स्ट ईयर, अभी फर्स्ट बीएससी में साल पूरा हुआ था या होने वाला था, तो मुझे जॉब मिल गई थी। अब मुझे मेरी छोटी बहनों के लिए एक मशले राह बनना था, उसके लिए उनको सपोर्ट करनी थी कि बाबा फिर उनके साथ, या फिर हालात ऐसे हैं कि उनके साथ भी यही मसले ना हो जो मेरे साथ हुए थे। उनकी वजह से मुझे जॉब करनी पड़ी थी। मैं 10वें ग्रेड में थी, लेबॉर्ट्री असिस्टेंट। नज़रत कॉलेज में जब मैंने इसको ज्वाइन किया तो मैंने बड़े दिल के साथ ये जॉब नहीं की थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं आगे पढूं, और मेरी मदर चाहती थी कि तुम्हारे साथ तुम्हारी दूसरी बहनें भी पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह शायद इस जॉब की वजह से मैंने अपनी तीनों बहनों को मास्टर करवाया। ना सिर्फ ये, उनकी और आगे भी बहुत सारी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से मदद की। शायद अल्लाह को ये मंजूर था कि मेरे थ्रू उनकी भी ज़िंदगी बन जाए। बीएससी करने के बाद मेरी शादी बीएससी के एंड में ही हो गई थी, और मेरे हस्बैंड चाहते थे कि अगर आप आगे पढ़ो तो फिर गज़टेड ऑफिसर बने। अब मैंने अपने शौहर के शौक़ को भी सामने रखा। मैंने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम मास्टर करने के बाद इस्लामी कल्चर में मैंने उसको फ़ौरन पास कर लिया था, और मुझे जल्दी ही जॉब मिल गई थी। मैं एज अ लेक्चरर कॉलेज साइड पर अपॉइंट हुई। यहाँ पर पढ़ते पढ़ाते मैंने अपनी जो स्ट्रगल है उसको जारी और सारी रखा। मदद करने की मुझ में शुरू से ही शायद अल्लाह ने मेरे ख़मीर में ही रखा है कि मैं लोगों की मदद करूं। लेकिन क्योंकि हालात ऐसे गुजरे थे तो वो चीज़ खुद ब खुद मेरे अंदर आ गई थी कि अब न सिर्फ बहनों की, बल्कि मैं अपने इर्द गिर्द जहाँ भी ऐसे स्टूडेंट देखती थी जो पढ़ना चाहते हैं और फीस से महरूम है, मैं कोशिश करती थी। मेरे थ्रू बहुत सारे लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर की हैं, मेडिकल में गई हैं बच्चियाँ। मैंने जहाँ तक हो सका उनका हौसला बनी। फिर एक चीज़ जो ख़ास मैं कहना चाहती हूँ वो यही है कि माँ बाप की खिदमत करना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना। मैं आज जिस मकाम पर हूँ, ख़ास तौर पे ये चीज़ मेरे लिए बताना ज़रूरी है कि इसके पीछे राज क्या है। मैंने 2005 में एमफिल में एडमिशन लिया। मेरे छोटे बच्चे थे, 4 बच्चे हैं मेरे, जो 2 डॉक्टर और 2 एक इंजीनियर, एक छोटा बच्चा। लेकिन मैंने पढ़ाई को नहीं छोड़ा। मेरे हस्बैंड को ये था कि आप सिर्फ टीचिंग यही करें, एज ए लेक्चरर काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है, अब आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने उन्हें बताया कि मैं अब रुक नहीं सकती। शायद मुझे ऐसा लगता था कि तालीम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मैं नहीं चाहती थी कि मैं ऐसे माशरे में ऐसी औरत बनूं जिसके पास, मैं चाहती थी कि एंड तक तालीम को चख के देखूं कि वो पीएचडी की डिग्री भी जो है वो मुझे कहाँ तक संवार सकती है, या वो मुझे कहाँ तक
कारआमद बना सकती है माशरे का एक बेहतरीन फ़र्द बनने में और सामने दूसरों को बेहतरीन फ़र्द बनाने में। मैंने एमफिल में एडमिशन लिया। यहाँ पर मेरी फाइनेंशियली सपोर्ट के अलावा कोई भी मोरल सपोर्ट घर से भी नहीं थी। सब नाराज़ थे कि यहाँ पर बच्चे हैं, जॉब है, सब है, इसको कैसे मैनेज कर सकती हो। तो मैंने इसको भी कर दिखाया। एमफिल से फिर कन्वर्ट करवा के मैं पीएचडी में आ गई। फिर ये एक और सफ़र था पीएचडी करना, वो भी सिंध यूनिवर्सिटी से। मेरे लिए बहुत मुश्किल और टफ़ टाइम था ये 6 साल का, लेकिन अल्लाह के हुक्म से जब मैंने पीएचडी कर लिया तो मैं बताना एक चीज़ चाहूँगी कि आपको जब भी आप कोई भी काम करना चाहें, ख़ास तौर पे अपनी लाइफ बनाने के लिए, या आप कोई ऐसा टफ़ टाइम देखेंगे तो आपको सपोर्टर बहुत कम मिलेंगे, डिसहार्टेड करने वाले बहुत ज़्यादा मिलेंगे, आप पर हंसने वाले बहुत ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन आपको इनकरेज करने वाले अनफॉर्चुनेटली बहुत कम मिलेंगे। तो मुझे भी शायद ऐसा ही हुआ, लेकिन मैंने अपने आप से एक कमिटमेंट की। मैंने ये सोचा कि मुझे किसी की सुननी ही नहीं है, मुझे कोई आवाज़ ही नहीं आती, मैं इग्नोर कर लूँगी। क्योंकि कॉलेज साइड पर पीएचडी करना, ये सबको यही लगता था कि ये टाइम पास हो रहा है, पढ़ना पढ़ाना कुछ भी नहीं है। पीएचडी क्या होता है, एक बुक ही तो लिखनी होती है, अदरवाइज़ उनके सामने। लेकिन मैंने गेट पास किया, मैं सिलेक्शन बोर्ड में फ़र्स्ट टाइम मैंने अप्लाई किया, तो यहाँ पर वहाँ भी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर थी, फिर मैं यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर, लेकिन BPS 19 में मेरा यहाँ पर अपॉइंटमेंट हुआ। आज उसको 5 साल हो गए हैं। तो यहाँ पर आने के बाद मुझे एक चीज़ जो अच्छी लगी वो ये था कि अब मैं ख़ुद एक सुपरवाइज़र बनूँगी। अब मेरे अंडर में बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे एमफिल करेंगे, पीएचडी करेंगे, और ये जो मुझे अभी प्लेटफॉर्म मिला है, यहाँ से मैं काफ़ी वो काम कर लूँगी जो मेरा अहम है। मेरा असली मकसद ही यही है कि किसी को रुकने ना दूँ, क्योंकि रुकने का नाम ज़िंदगी नहीं है। जैसे सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियाँ गुजर गईं, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़ मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझे दरिया तो समंदर तलाश कर। बस इसी एम को लेकर कि अब यहाँ से एज ए सुपरवाइज़र मैं काम को आगे बढ़ाऊंगी। यानी जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी जिस भी सब्जेक्ट टॉपिक्स पर इस्लामिक कल्चर में पीएचडी करेगा, मेरे अंडर में होगा, तो मैं उसको वो सहूलत और वो हौसला दे सकती हूँ और दे रही हूँ कि उनको ये फील ना हो कि कोई चीज़ मुश्किल है। अगर लाइफ में अप्स एंड डाउन, मुश्किल, गम, खुशी, दिन और रात आते हैं तो फॉर एवर कोई भी चीज़ नहीं रहती। फॉर एवर खुशी है तो वो नहीं रहेगी। ये माइंड सेट कर लें कि अगर अल्लाह ने हमें खुशियों के लिए सिर्फ बनाया होता तो फिर ये गम, ये दुख, ये तकलीफ़ें ना होती, और तकलीफ़ें ना होती तो शायद हमें और हौसले हमारे बुलंद ना होते कि हम इसको फेस करें। तो हमें आगे बढ़ना है तो ये सारी चीज़ें करनी होंगी। दूसरी चीज़ ये कि एज अ टीचर, जिस प्रोफेशन से मेरा ताल्लुक़ है ये एक पैगंबरी है, तो मुझे बड़ा अच्छा मौका मिल गया। मुझे पहले भी और आज भी, मतलब थ्रू आउट 20 साल से मैं पढ़ा रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि जो मैं कहना चाहती हूँ, जो मैं करना चाहती हूँ, वो स्टूडेंट को सिर्फ एक लेक्चर देकर नहीं, जैसे मैंने किताबों से इल्म की रोशनी अपने दिमाग तक पहुंचाई, उसको रोशन किया, तो मैंने इस रोशनी को अपने बच्चों में मुंतकिल करने की कोशिश की। इसी रोशनी को मैंने स्टूडेंट में मुंतकिल करने की कोशिश की। इसी रोशनी से मैंने अपनी ज़िंदगी संवारी। तो मैं चाहती हूँ कि सिर्फ इल्म की बदौलत और थोड़ी हमारा हौसला और इनकरेजमेंट हमारे बच्चों को माशरे का बेहतरीन फ़र्द बना सकती है। तो यही मेरी ज़िंदगी की कहानी। और
इसी वजह से शायद मेरा जो आप समझें कामयाबी है मेरे बच्चों की शक्ल में मुझे नज़र आ रही है कि वो आज बहुत बड़े अच्छे अच्छे ओहदों पर फायज हैं। ये मेरी कामयाबी है कि उन्होंने इल्म को नहीं छोड़ा। इल्म हासिल करने की जुस्तजू मुझसे वहाँ तक मुंतकिल हो गई, रोशन ख्याली उनके अंदर आ गई। मेरे स्टूडेंट हैं, वो सिर्फ स्टूडेंट एक क्लास तक महदूद नहीं है कि मैंने क्लास ली तो फिर उनके साथ मेरा कोई भी ताल्लुक़ नहीं रहेगा। मोटिवेशन के हवाले से, इनकरेज करने के हवाले से, एज अ टीचर, एज अ माँ, मैंने हमेशा उनको अलग से भी टाइम दिया है, जिसमें वो उजरत मुझे यूनिवर्सिटी ना दे, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि माशरे में बेस्ट टीचर वही है जो सारे स्टूडेंट के लिए नहीं तो जो पढ़ाया और जो जिस तरीके से आपने उनको मुंतकिल किया, अगर वो उसमें संवर जाते हैं। मेरा तो सब्जेक्ट भी तसव्वुफ और इथिक्स है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे दुनिया में भेजा गया है कि मैं आला अखलाक की तकमील करूं। तो नो डाउट अबाउट इट कि हमें किस्मत हर चीज़ दे देती है। किस्मत हमें हर वो पोस्ट देगी, वो छोटी होगी या बड़ी होगी। वी आर अ पार्ट ऑफ सिस्टम, नॉट अ फुल सिस्टम। लेकिन अगर इथिक्स हम में से निकाल दिए जाएं, एक इंसान में से निकाल दिए जाएं, हम अखलाकियात निकाल दें तो हम टोटल फेल हैं। और इथिक्स को लेकर टॉलरेंस, उसमें जो भी चीज़ें हैं, अच्छे फ़ज़ाइल अखलाक को अडॉप्ट करेंगे तो मैं नहीं समझती कि किसी की ज़िंदगी फ़लाह हो सकती। हालात कैसे भी हों, फाइनेंशियली कोई भी चीज़ हमारे सक्सेस में आड़े नहीं आ सकती। हमें कहीं से कोई भी छोटी या बड़ी मोरल सपोर्ट मिल रही है, बहुत है। लेकिन सबसे पहले ये कि हमें अपने आप के साथ कमिटमेंट करना है कि आया ये चीज़ हमें करनी है या नहीं, हमें आगे बढ़ना है या नहीं, हमें किसी और के लिए रोल मॉडल बनना है या नहीं, या हमें छोटी छोटी चीज़ें जो हैं डिस्करेज करें और वो हम फिर अपनी लाइफ को तर्क करके बैठ जाएं, यानी अपने हौसले पस्त कर दें, अपने एम, अपने ख्वाब, सब चीज़ों को फेंक दें किसी और के लिए क्योंकि उसको पसंद नहीं है। पसंद ना पसंद होना बाद में सबको, हमारी सक्सेस देखकर सबको पसंद आ जाता है। कभी कभी किसान का बेटा सीएसएस कर लेता है तो किसी को याद नहीं रहता कि ये किसान का बेटा है, ये याद रहता है कि सीएसएस ऑफिसर का बाप है। तो हम अपने हालात को देखें, माशरे को देखें और अपने इर्द गिर्द पसमानदा लोगों की, पसमानदा औलाद को देखेंगे वो कैसे सक्सेसफुल बन जाते हैं। तो उनकी बनिस्बत हमारे लिए तो कोई ऐसा इशू नहीं होना चाहिए कि हम आगे ना बढ़ सकें। तो मेरा ख्याल यही है कि आगे बढ़ें और अपने हौसलों को, अपने आप को पहले अपने आप से पक्की कमिटमेंट करें कि हमें माशरे के बेहतरीन फ़र्द बनना है। किसी ने कहा है कि 40 साल तक अगर आप फ्लॉप लाइफ गुजारते हो, स्ट्रगल नहीं करते, सोकर गुजारते हैं, आप एजुकेशन हासिल नहीं करते, आप टाइम की कदर नहीं करते, तो आप 40 साल के बाद वो नाअहल इंसानों में से होंगे जिनको उनकी औलाद मलामत करती है कि वो कुछ भी नहीं कर सके, ना उनके लिए ना माशरे के लिए। तो काइंडली अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, खूबसूरती हमारी शख्सियत ये बग़ैर इल्म के, बग़ैर स्ट्रगल के बेमाना है। तो हमें खुद भी कुछ बनना है और हमारे साथ आने वाली नस्लों को भी हमें कुछ बनाकर ही इस दुनिया से जाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।